मोहनलाल गांव का एक कामयाब किसान था, लेकिन उसकी बीवी गायत्री की बीमारी में तकरीबन सभी खेत बिक चुके थे। इसलिए उसने अपने घर के पास पराठे की दुकान खोल ली थी। जल्दी उसके व्यवहार और लजीज पराठों ने तकरीबन कस्बे के सभी लोगों को अपना कायल बना दिया था। सुमित्रा और राजू के स्कूल के पास एक पिज्जा की दुकान खुली थी, जिसका प्रचार रेडियो, अखबार और ऑटो पर चिपकाकर पुरजोर तरीके से की गई थी। भाई कल हमने पिज्जा खाया। क्या पिज्जा था। मैं और मेरे अब्बू कार पार्किंग करके फौरन पिज्जा ऑर्डर करने गए। हमने घंटों इंतजार किया, तब हमें पिज्जा मिला। अच्छा, क्या इतना अच्छा स्वाद है पिज्जा का? और नहीं तो क्या, तुम लोगों को गार्ड दाखिल भी नहीं होने देगा। दाखिल क्यों नहीं होने देगा? अरे वो तुम्हारे अब्बू की फुटपाथ की दुकान थोड़ी ना है, जो कोई भी मुंह उठाकर वहाँ चला जाएगा। उस दुकान का एक रुतबा है। बड़े बड़े लोग वहाँ अपनी गाड़ी लगाकर खड़े रहते हैं, तब जाकर उन्हें पिज्जा खाने को मिलता है। समझ गए? रॉकी की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। सुमित्रा को पराठे वाला का मजाक पसंद नहीं आता। राजू जब स्कूल से घर जा रहा होता है तो पिज्जा की दुकान पर लोगों की भीड़ देखकर रुक जाता है। सुमित्रा उसे समझा बुझाकर घर ले आती है। अब्बू जान, हमें भी पिज्जा खाना है। ठीक है बेटा, खिला दूंगा किसी रोज। अभी गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए हैं, वो खा लो। मुझे नहीं खाना, मुझे तो पिज्जा ही खाना है। देखो राजू, पिज्जा बहुत महंगे आते हैं और हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि तुम्हें पिज्जा खिलवा सकूं। लेकिन मैं वादा करता हूं कि एक रोज तुम्हें पिज्जा जरूर खिलाऊंगा। नहीं अब्बू जान, मुझे तो कल ही पिज्जा चाहिए। अगर पिज्जा नहीं मिला तो मैं और कुछ भी नहीं खाऊंगा। राजू, जिद मत करो। अब्बू कह रहे हैं ना कि एक दिन हमें पिज्जा खिलाने जरूर ले जाएंगे। नहीं बाजी, मुझे तो कल ही पिज्जा खाना है। रॉकी भाईजान ने स्कूल में बताया कि पिज्जा कितना जायकेदार होता है। अरे राजू, वो डॉक्टर का बेटा है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। चल अब खाना खा। पराठे खाकर बच्चे सो गए, लेकिन मोहनलाल की आंखों से नींद बिल्कुल गायब थी। वो अपनी गरीबी को कोस रहा था कि कितना बेबस है वो, जो अपने बच्चों की मामूली खाने की ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सका। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सोचते सोचते न जाने कब उसे नींद आ गई। कल सुबह बच्चे स्कूल गए। आज भी पूरे स्कूल में पिज्जा के ही चर्चे हो रहे थे। दोस्तों, कल मेरा यौम पैदाइश है और कल शाम को मेरी तरफ से जश्न है, जिसमें हम पिज्जा पार्टी करेंगे। कल इतवार है और स्कूल की भी छुट्टी होगी। सभी कल शाम को अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आना। ओके भैया, हम भी आएंगे ना? हमें नहीं बोला आपने? नहीं, तुम लोग वहाँ शामिल नहीं हो सकते। वहाँ सभी बड़े बड़े लोग आते हैं, हैसियतदार लोग आते हैं। तुम बस पराठे खाओ। चल राजू, इनके पिज्जा से लाख गुना जायकेदार हमारे पराठे हैं। अरे जाओ जाओ, बंदर को क्या पता कि अदरक का स्वाद क्या होता है। स्कूल के बाहर जो पिज्जा का पोस्टर लगा है ना, बस उसे ही देखते रहो और पराठे खाओ। समझना कि पिज्जा खा रहे हो। रॉकी, ऐसा नहीं कहते। चलो सुमित्रा, इसे तो ऐसे ही बोलने की आदत है। राजू की फोटो देखकर पराठा खाने वाली बात पर सब हंसने लगते हैं। सुमित्रा और राजू को बहुत बुरा लगा। दोनों घर आ गए। अरे राजू, यूं मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? वो अब्बू, बात ये है कि कल रॉकी का याम पैदाइश है और सभी को बुलाया है, पर हमें छोड़कर, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े लोग होंगे। बस इतनी सी बात। कल मैं तुम्हें आलू के लज्जतदार पराठे बनाकर खिलाऊंगा और हम सब कल जश्न करेंगे। मुझे नहीं खाना पराठा, मुझे तो बस पिज्जा खाना है। मुझे पिज्जा चाहिए। बेटा, मैंने तुम्हें बताया ना कि अभी मेरे पास तुम लोगों के फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो पिज्जा कहाँ से खिलाऊंगा? इतना कहकर मोहनलाल आंखों में आंसू लिए घर के बाहर निकल गया। राजू, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। पिज्जा की जिद छोड़ दो मेरे भाई। जब हमारे पास पैसे होंगे तो हम जरूर पिज्जा खाने चलेंगे। आज तक कभी हमारे पास पैसे हुए हैं क्या? सब नए नए कपड़े पहनते हैं और हम 2 साल से एक ही कपड़े पहनते हैं। क्या हम कभी पिज्जा नहीं खा पाएंगे बाजी? ऐसी बात नहीं है मेरे भाई, हम लोग पिज्जा एक दिन जरूर खाएंगे। उस रात राजू ने खाना नहीं खाया। घर में किसी ने खाना नहीं खाया। सुबह मोहनलाल उठा और बाजार चला गया। वापस आया तो देखा कि राजू अभी तक सो रहा था। सुमित्रा से पता चला कि राजू अभी भी रूठा हुआ है, खाना भी नहीं खाया है। उठो बेटा, मैं आज तुम्हें पिज्जा पराठा खिलाऊंगा। चलो उठो। पिताजी, मैंने कह दिया ना कि जब तक मुझे पिज्जा नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं खाऊंगा।
मोहनलाल पराठे पर चीज, फ्रूट्स और सैलेड डालकर पिज्जा बनाते हैं, लेकिन लाख समझाने के बावजूद राजू पिज्जा नहीं खाता। सुमित्रा भी पूरी कोशिश करती है राजू को मनाने की, पर नाकाम हो जाती है। आज फिर सभी भूखे पेट ही सो जाते हैं। आधी रात को राजू को जोर से भूख लगती है। वो बावर्ची खाने में जाकर रखा हुआ पराठा पिज्जा खाता है। उसे बहुत अच्छा लगता है। वो पराठा पिज्जा चट कर जाता है। मोहनलाल चुपचाप उसे खाते हुए देख लेता है। सुबह उठकर मोहनलाल बाजार चला जाता है। वापस आकर सुमित्रा को बुलाता है। सुमित्रा, ओ सुमित्रा। जी अब्बू, आई। ये लो पैसे और कल स्कूल से आते वक्त पिज्जा लेती आना। अब्बू, पैसे कहाँ से आए? वो कहीं से आ गए। और हाँ, मैंने टिफिन में पिज्जा पराठा रखा है, खा लेना याद से। सुमित्रा घर से स्कूल के लिए निकल रही होती है तो अब्बू की साइकिल बाहर नहीं खड़ी थी। समझने में देर न लगी कि अब्बू ने साइकिल बेचकर पैसे लाए थे। सुमित्रा और राजू स्कूल पहुँचे। स्कूल में रॉकी की कल की पिज्जा पार्टी की ही धूम थी। सभी की जुबान पर पिज्जा पार्टी की ही चर्चा थी। लंच में सुमित्रा और राजू पराठा पिज्जा खा रहे थे तो तभी वहाँ रीता आ गई। अरे, तुम लोग ये कौन सी डिश खा रहे हो? ये हमारे अब्बू ने बनाया है, पिज्जा पराठा। हाँ, ये स्पेशल डिश अब्बू ने बनाई है। लो, तुम भी खाओ, बहुत ही जायकेदार है। अरे वाह, ये तो हकीकत में बहुत जायकेदार है। ये तो बहुत ही अच्छा पराठा पिज्जा है। देखो, आओ देखो, पराठा पिज्जा कल के पार्टी वाले पिज्जा से कई गुना ज्यादा जायकेदार। सुमित्रा, मुझे भी एक टुकड़ा दो ना। हाँ हाँ, ये लो रॉकी, तुम भी खाओ। वाह, वाकई ये कितना लज्जतदार है पराठा पिज्जा। ऐसा तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया था। जल्द ही पूरे कस्बे में पराठा पिज्जा की चर्चा फैल गई। सुमित्रा ने अब्बू को पराठा पिज्जा बनाने की सलाह दी। अब उनकी दुकान पर भीड़ लगने लगी थी और पिज्जा की दुकान में खरीदार लगभग कम जाने लगे। पिज्जा की दुकान बंद होने की नौबत पे आ गई। तभी एक दिन पिज्जा दुकान के मालिक खुद मोहनलाल की दुकान पर आए। मोहनलाल जी, आपके पिज्जा पराठा का बड़ा नाम सुना था, आज चख भी लिया। वाकई बहुत लाजवाब है। वाकई आपके हाथों में तो जादू है। शुक्रिया जनाब। क्यों ना हम दोनों मिलकर साथ काम करें। आप मेरी दुकान का इस्तेमाल कीजिए, मैं फराहमी और कारोबार की तशहीर देख लूंगा। जो भी नफा होगा आधा आधा बांट लेंगे। मोहनलाल को ये कारोबारी अच्छी लगी। दोनों मिलकर साथ साथ काम करने लगे। पराठा पिज्जा का जायका और अच्छी तशहीर जल्द ही उनकी दुकान कई शहरों में खुल गई। अब मोहनलाल सेठ मोहनलाल कहलाने लगा और शहर में आलीशान बंगले में रहने लगा। महेश और नीरज पड़ोसी थे। दोनों के ठेले थे। महेश का नारियल पानी का ठेला था और नीरज का आइसक्रीम का ठेला। रोज सुबह 9 बजे दोनों अपने ठेले को लेकर निकल जाया करते थे और फिर पार्क के बाहर अपना ठेला लगा दिया करते थे। महेश नेक दिल इंसान था जो दूसरों की मदद करता था। पार्क के बाहर एक गरीब भिखारी बैठा करता था। महेश उसके लिए रोज घर से खाना लाया करता था। ये लो चचा, ऊपर वाला तुम्हें बरकत दे बेटा। महेश को गरीबों की मदद करना पसंद था। वहीं नीरज खुदगर्ज था। अरे भाई महेश, ये तुम रोज रोज इस भिखारी को खाना क्यों लाते हो? ये तुम्हारा कोई रिश्तेदार थोड़ी ना है जो तुमने इसकी जिम्मेदारी उठा ली है। अरे भाई, बेचारा गरीब है, मुझसे बन पड़ता है, इसलिए इसकी मदद कर देता हूँ। लेकिन ये सब फिजूल के खर्चे हैं। तुम्हें तो पैसे की बचत करनी चाहिए भाई। वैसे भी तुम खानदान वाले हो, तुम्हारी बीवी बच्चे हैं। हाँ, वो तो है, लेकिन इस छोटी सी मदद से मुझे नहीं लगता कि मेरा खर्च कम हो जाएगा। ऐसे भी गरीबों की मदद करना या ना करना, ये तो सबकी अपनी ख्वाहिश होती है। और उसी वक्त महेश के ठेले पर खरीदार आ गए। अरे भाईजान, 2 नारियल पानी दे दो। जी जनाब। महेश नारियल पानी दे ही रहा था कि दूसरे खरीदार आ गए और देखते ही देखते खरीदारों की कतार लग गई। कुछ ही घंटों में महेश के आधे से ज्यादा नारियल फरोख्त हो गए। ये सब नीरज देख रहा था। मालूम नहीं इसके नारियल पानी में क्या है, फौरन सारे नारियल फरोख्त हो जाते हैं
और यहाँ मैं सुबह से खड़ा हूँ, मेरी तो एक भी आइसक्रीम फरोख्त नहीं हुई। नीरज को दिल ही दिल में महेश से हसद हो रही थी। दोपहर तक महेश के सारे नारियल खत्म हो गए और वो घर की जानिब रवाना हो गया और यहाँ नीरज हसद से राख हुआ जा रहा था। आज मैं इसका कुछ करके ही रहूंगा। रास्ते में महेश को एक और गरीब खातून नजर आई। अरे बेटा, कुछ खाने को दे दो। हाँ माँ, है ना। महेश ने बगैर सोचे अपना डिब्बा उस गरीब खातून को दे दिया। ऊपर वाला तुम्हें बरकत दे। ज़ईफा खातून ने महेश को दुआएं दी और वो अपने घर चला गया। रमा, आ गए आप? आज बहुत जल्दी आ गए। हाँ, सारे नारियल फरोख्त हो गए और हाँ, आज मैंने अपना डिब्बा एक मुफलिस ज़ईफा खातून को दे दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी मैंने खाना पका लिया है, आइए साथ में खाते हैं। हाँ, ये हाथ गाड़ी यहीं लगा कर आता हूँ। ठीक है। रोज की तरह महेश ने वो हाथ गाड़ी अपने दरवाजे पर लगाई और घर के अंदर चला गया। शाम के वक्त महेश नारियल खरीदने के लिए निकला और उसने नारियल खरीदकर अपने घर के बाहर ही रख दिए। अरे रमा, आज तो रोज से दुगना नारियल खरीदा है। इतना सारा वजन उठाकर मैं थक गया हूँ। थोड़ी चाय बना दो। हाँ। उसी वक्त नीरज अपना आइसक्रीम का ठेला लेकर घर पहुँचा। नीरज ने वहाँ रखे नारियल देखे और हाथ गाड़ी भी, और उसके खुराफाती दिमाग में मंसूबा बन गया। अब देखता हूँ तू कैसे पैसे कमाता है। रात को सब जब सो रहे थे तो नीरज खामोश कदमों से अपने घर से बाहर आया। उसने महेश के घर के बाहर रखे सारे नारियल और उसकी हाथ गाड़ी उठा ली। अब देखता हूँ बगैर नारियल और हाथ गाड़ी के कैसे सबकी मदद करेगा। अब तू रोएगा और मैं हंसूंगा। नीरज ने वो नारियल और हाथ गाड़ी अपने घर के पीछे आंगन में ही छुपा दी और सभी चीजों को एक घास से ढक दिया। महेश का बुरा करके नीरज बेहद खुश था। उस रात उसे बड़ी सुकून की नींद आई। अगली सुबह जब महेश घर से बाहर आया तो उसकी हाथ गाड़ी और नारियल सब गायब थे। अरे रमा, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ? सब कुछ चोरी हो गया। मेरी हाथ गाड़ी और नारियल, सब कुछ। हे ऊपर वाले! नारियल खरीदने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। अब हमारा क्या होगा? महेश ने अपना सिर पकड़ लिया और रमा भी परेशान थी। आप एक मर्तबा पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत कराइए। हमें हमारी हाथ गाड़ी जरूर मिलेगी। एक बार चोरी हुई चीज भला किसी को हासिल होती है क्या? तो अब हम क्या करें? मालूम नहीं, देखता हूँ कहीं से पैसों का इंतजाम होगा तभी नारियल खरीद कर फरोख्त कर सकता हूँ। हाँ, यही वाजिब होगा। परेशान महेश एक साहूकार के पास गया। हुजूर, मेरी हाथ गाड़ी चोरी हो गई है और नारियल भी। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या है? फिलहाल तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं हर माह आपके पैसे लौटाता रहूंगा। नहीं नहीं, मेरा कारोबार वायदे से नहीं चलता। कुछ गिरवी रखने को हो तो ले आओ और फिर पैसे लेकर जाओ। महेश मायूस हो गया। उसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं था। न मेरे पास सोना है, न एक खुद का घर। अब मैं भला क्या गिरवी रख सकता हूँ? हे भगवान, मेरी मदद करो। महेश इन्हीं ख्यालों में खोया चलता रहा। चलते चलते वो पार्क के पास आया। उसे वहाँ वही ज़ईफ शख्स नजर आया। आज महेश के पास उसके लिए खाना नहीं था। महेश ने पास के ठेले से कुछ समोसे खरीद लिए और फिर उस गरीब को दे दिए। माफ करना, आज मैं तुम्हारे लिए घर से खाना नहीं ला पाया। कोई बात नहीं, आज तुम खुद परेशानी में हो बेटा। तुमने मेरे लिए इतना किया है, यही बहुत है। ये लो। उस ज़ईफ शख्स ने महेश के हाथ में एक हाथ गाड़ी का खिलौना रख दिया। ये क्या है? इसे घर ले जाओ। ये क्या है? इसका इल्म तुम्हें कल होगा। ठीक है। ऊपर वाला तुम्हें हमेशा बरकत दे। महेश वो हाथ गाड़ी का खिलौना लेकर अपने घर आ गया। कुछ हुआ क्या? नहीं, साहूकार ने भी कर्ज देने से इनकार कर दिया। और हाँ, ये देखो। महेश ने अपनी जेब से वो हाथ गाड़ी का खिलौना निकाला।
ये क्या है? अरे जिस मुफलिस ज़ईफ शख्स को मैं रोज खाना खिलाता हूँ ना, आज उन्होंने मुझे ये दिया है और कहा है कि ये क्या है, इसका इल्म तुम्हें कल ही होगा। इस छोटी सी हाथ गाड़ी को हम यहीं रख देते हैं, देखते हैं क्या होगा। फिलहाल मुझे बेहद भूख लगी है, चलिए खाना खाते हैं। हाँ ठीक है। पूरा दिन महेश और रमा इसी जद्दोजहद में रहे कि वो कैसे पैसों का इंतजाम करें, और यहाँ इनके मायूस चेहरे देखकर नीरज बेहद खुश था। ये हुई ना बात। इस रात भी नीरज चैन की नींद सोया, लेकिन अगली सुबह जब वो घर से बाहर निकला तो उसका आइसक्रीम का ठेला एक छोटे खिलौने में तब्दील हो चुका था, और यहाँ महेश के घर में करिश्मा हो गया। जब महेश और रमा उठे तो उनके सामने एक नई हाथ गाड़ी थी जिस पर बहुत सारे नारियल थे। हे भगवान, वो छोटी सी हाथ गाड़ी इतनी बड़ी कैसे हो गई? कुछ वक्त बाद महेश अपनी नई हाथ गाड़ी लेकर बाहर निकला और ये देखकर नीरज ने अपना सिर पकड़ लिया। मैंने तो महेश का बुरा करना चाहा था, ऊपर वाले ने मेरे साथ ही बुरा कर दिया। नीरज ने महेश का बुरा चाहा, लेकिन महेश को जादुई नारियल का ठेला उसकी नेकी की वजह से हासिल हुआ। नीरज को अपने बुरे काम का बुरा फल मिला और महेश को अपने नेक काम का अच्छा फल। इसलिए कहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे।